आपका नलेर अकाडमी पे हार्दिक स्वागत है। आप हैं तभी हम हैं, ये आप हमेशा जानते हैं, क्योंकि नलेर अकाडमी आपके बिना कुछ भी नहीं। तो चलिए जानते हैं, अध्याय 12 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी का। आपका फिर है एशियंट हिस्ट्री भी बन चुका है, प्लेलिस्ट हो चुका है। 12 अध्याय से क्या शुरू है? आपका मिडिवल शुरू है ना? मध्यकाल शुरू है। तो चलिए मध्यकाल से हम पढ़ते हैं। चलिए इसका पार्ट बाय पार्ट मैंने शुरू कर दिया है। अब शुरू करते हैं इस बुक का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक अगर बोले तो ऑप्शन नंबर सी गोपाल हैं। कौन है? गोपाल हैं। तो आपसे पूछेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। पाल वंश की स्थापना जो है बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल नामक स्थानीय जो सामंत होते थे उनके द्वारा की गई, है ना? यहाँ पे देखिए स्थानीय जो सामंत हैं उनके द्वारा किया गया था। तो स्थानीय सामंत थे कौन? गोपाल। और वो याद रखिएगा पाल वंश की स्थापना किए थे, शासक थे। उनका समय काल है तो देखिएगा 750 से लेके 770 ईस्वी है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और भी जानिए कि ये पाल वंश की जो स्थापना है बंगाल में हुआ था। ये अब तो क्लियर है, याद रखेंगे, बंगाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं। और ये क्या हुआ था कि गोपाल जो हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाल वंश की बात करें, अपाल वंश के शासक गोपाल की बात करें तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म का, जो गोपाल हैं वो बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। क्या किए? आश्रय प्रदान किए थे बौद्ध धर्म का। याद रखिए गोपाल जी जो हैं, मतलब गोपाल जो हैं पाल वंश के जो शासक हैं वो ओदंत ऐसे बोला जाता है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और भी जानते हैं पाल वंश की राजधानी अगर पूछे तो मुंगेर। याद रखिएगा पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में वर्तमान में, जानते हैं आप, ठीक है। और चलिए और जानते हैं क्या सवाल बन सकते हैं। तो और सवाल है कि गौड़ी रीति नामक साहित्यज्ञ जो है साहित्यज्ञ विधा का विकास पाल शासक के शासनकाल में हुआ था। विधा का विकास जो है कब हुआ? तो पाल शासक के शासनकाल में हुआ था। पूछता है कि गौड़ रीति जो है, आप साहित्य जो देख रहे हैं वो किस समय ये आया था? तो ये पाल शासक के समय आया था, मतलब पाल वंश के समय आया था। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को सुनिए कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो और कोई नहीं, धर्मपाल ही करवाया था। ये भी पाल वंश का शासक था, ये भी जान लीजिए। अब धर्मपाल ने करवाया है भाई, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश के द्वितीय शासक जो था धर्मपाल था। स्थापना करने वाला पाल वंश का कौन था? गोपाल था, ये आप जानते हैं। बंगाल में पाल वंश का शासक था, आप जानते हैं। बंगाल जो क्षेत्र वर्तमान में है ना, वो पाल वंश का शासन था, ठीक है। तो पाल वंश का द्वितीय शासक जो था वो धर्मपाल था, याद रखिएगा। और 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो सवाल ये नहीं पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा कि पाल वंश का जो द्वितीय शासक जो धर्मपाल है उसने क्या किया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। कब करवाया था? 9वीं शताब्दी में करवाया था। क्लियर हो गए? और भी जानते हैं। और है कि बौद्ध विहार जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। देखिए उस समय क्या था, बांग्लादेश भी हमारे हिस्से में था, भारत में ही था। उस समय तो ऐसा नहीं था बटा हुआ, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जो बौद्ध विहार बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा, वो बांग्लादेश के नवगांव जिले में, नवगांव जिला जो है, नवगांव जिला है, उसके जिले के पहाड़पुर में स्थित है। कौन? बौद्ध विहार, जो कि आप देख रहे हैं कहाँ? बांग्लादेश। याद रखिएगा किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। क्लियर हो गए? और जानते हैं अब क्या हुआ कि धर्मपाल ने बनवाया, तो इसलिए इसे जो है पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यही सोमपुर महाविहार को, जिसने धर्मपाल ने निर्माण करवाया था। और ये बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर जगह पे जो स्थित है ना, इसलिए कहा गया है सोमपुर महाविहार को पहाड़पुर बौद्ध विहार कहा जाता है। समझ गए? इसी के नाम से भी जाना जाता है, ये जान गए। स्थापना क्या था, उसकी खोज कब हुई, ये सवाल बनता है। तो इसकी खोज जो है 1879 में हुआ था। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1879 में ईस्वी में कनिंघम ने
की थी। अब ये सवाल पूछता है कि बताइए कि धर्मपाल के द्वारा जो बनाया गया सोमपुर महाविहार जो बनाया गया, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1879 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया? तो कनिंघम ने की। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी पढ़ाने से समझ में आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से, देखिए किताब हर लोग पढ़ लेता है और मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नलिनी अकाडमी सिर्फ याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। नहीं तो आप भी ज्ञानी हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि मैं कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, क्योंकि आप ज्ञानी हैं तभी मैं हूं यहाँ पे, तभी मेरी फीलिंग को आप समझते हैं, है ना? तो मैं सिर्फ याद करवाता हूँ। नलिनी अकाडमी जो है सिर्फ याद करवाने के चलते फेमस है, क्योंकि याद करवाता है तभी आपका रिजल्ट आता है ना? प्लीज आप समझिएगा मेरी फीलिंग को। आगे चलते हैं। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे जो है विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया। समझ गए? विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। किसको घोषित कर दिया था? सोमपुर महाविहार को। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम अगर पूछते आपसे तो याद रखिएगा पहाड़पुर बौद्ध विहार, है ना? याद रखेंगे। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल के किस शासक ने की? बताइएगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल में किस शासक ने की थी? तो और कोई नहीं किया था, धर्मपाल ने ही किया था। याद रखिएगा, द्वितीय शासक था पाल वंश का, ये भी ध्यान रखना है। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं ऊपर से, है ना? तो विक्रमशिला का भी जो विक्रमशिला का नाम सुनते हैं, जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय है, बहुत एशियन समय का है, इसकी स्थापना करने का श्रेय किससे जाता है? धर्मपाल को जाता है। और ये कौन था? पाल वंश का शासक था। क्लियर हो गए? अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, पाल शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है निर्माण करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं कि धर्मपाल का समय काल जो है कब से कब तक था? तो देखिए 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। ठीक है, तो 770 से लेके 810 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? तो ये पाल शासक धर्मपाल का रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पूछता है डायरेक्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया था। या ये भी पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ, जो निर्माण हुआ, कौन से वंश ने करवाया? तो पाल वंश ने करवाया। ये भी क्लियर हो गए। चलिए, बात यहां तक खत्म हो गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। क्लियर हो गए? ये जो सवाल बनता है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं करता। आगे बात करते हैं। उसके रख रखाव के लिए 100 गांव दान में दिए गए थे। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने का, निर्माण करने के लिए और उसमें जो व्यवस्था करने के लिए जो था 100 गांव को दान में दिया गया था। तो 100 गांव को समझिए उसमें गवा दिया गया था। आपसे पूछेगा कि विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे, कहते हैं, और है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था। मतलब जितने जो 6 महाविद्यालय हैं उसमें समय प्रवेश द्वार होते थे, और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक जो है द्वार पंडित बैठता था। द्वार पंडित होते थे, द्वार पंडित को बैठा दिया जाता था। भाई विक्रमशिला जो प्रवेश द्वार जो बने थे, 6 विद्यालय के प्रवेश द्वार थे, उसमें सब पे एक द्वार पंडित बैठाए गए। यहाँ के जो आचार्य थे, आचार्यों में दीपंकर व श्री ज्ञान, मतलब ज्ञान श्री बोला जाता है, का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो आपसे पूछेगा कि जो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, वहां पे आचार्य थे, जिनमें सबसे फेमस आचार्य थे दो बोलिए, याद रखिएगा, दीपांकर व श्री ज्ञान। याद रखिएगा, जिन्हें ज्ञान श्री बोला जाता है, ये नाम से जाने जाते थे और सर्वाधिक उल्लेखनीय थे, मतलब फेमस थे, प्रसिद्ध थे। और भी जानते हैं, और जानिए कि 1203 ईस्वी में, 1203 ईस्वी की बात हो रही है, 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, सोचिए विक्रमशिला को भी बख्तियार खिलजी ने नहीं छोड़ा था। कैसा आदमी है सोचिए। तो 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। सोचिए, विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय भी ध्वस्त होगा आगे चल के, है ना, आप जानते ही हैं। विक्रमशिला को भी ध्वस्त कर दिया। ठीक है, आप जान गए। तो 1203 में कौन आया? मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आया तो क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। क्लियर, मतलब बर्बाद कर दिया, और क्या। और चलिए, इसने भिक्षुकों की सामूहिक हत्या करवाई।
मतलब सोचिए वहाँ विक्रमशिला के जो विश्वविद्यालय के जो भिक्षुक होते थे, भिक्षुक जो होते थे, मतलब कहने का मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वहाँ पे, उन्हें सामूहिक हत्या करवा दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी करवा दिया था तथा ग्रंथों को जला दिया था। सोचिए मतलब विक्रमशिला का जो भी ग्रंथ था उसको भी जला दिया था ये। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे, जो जब ये काम हो रहा था, मतलब ये कहीं की बर्बादी हो रही थी, उस समय जो कुलपति थे विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, वो थे शक्रश्री भद्र थे। कौन थे? शक्रश्री भद्र थे। ठीक है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग या दंती बर्मन एक ही नाम है, ठीक है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ दिया राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव कौन रखा था? तो दंती दुर्ग ने रखा था। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, राष्ट्रकूट की बात करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रकूट की अगर बात करें हम, तो सुनिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है दंती बर्मन या दंती दुर्ग था। दंती बर्मन कहिए या दंती दुर्ग, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो दंती बर्मन है। दंती बर्मन बोल दीजिए या बोल दीजिएगा दंती दुर्ग है, एक ही है। अब बात करते हैं कि ठीक भाई दंती बर्मन जो है या दंती दुर्ग जो है संस्थापक है मान गए, ठीक है, राष्ट्रकूट का। और भी जानते हैं ये है कि दंती बर्मन ने क्या किया था, या दंती दुर्ग कहिए, दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। मैं दंती बर्मन बोलता हूँ या दंती दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने क्या किया कि 752 में, मतलब 752 ईस्वी में क्या किए कि चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मन, ठीक है, चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मन को जो है पराजित कर दिया। पराजित मतलब हरा दिया, आप जान गए। अब पराजित करके क्या किया, ठीक है, पराजित करके क्या किया दंती दुर्ग ने कि दक्कन के अधिकांश भाग को जो है अपने अधिकार में ले लिया। अपने अधिकार में मतलब कब्जा कर लिया। तो दक्कन के अधिकांश क्षेत्र को तो भाई कौन कर लिया? राष्ट्रकूट का कब्जा हो गया। क्लियर हो गया। अब चलिए आओ जानते हैं, इसकी राजधानी तो जरूरी है ना राष्ट्रकूट का। तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड, ठीक है, मान्यखेत को ही मालखंड भी बोल सकते हैं या मान्यखेत भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं, को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये बताइए सर जी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो है, बताइए राजधानी कहाँ है? तो मान्यखेत है या मालखंड है, ठीक है, एक ही है दोनों, मान्यखेत बोलिए या मालखंड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ मान्यखेत, सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है। मालखंड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है, हो सकता कर दे तो आप तैयार रहें। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत है। अब किसने राजधानी बनाया? जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करेगा वही तो राजधानी भी बनाएगा। तो दंती दुर्ग का राजधानी मान्यखेत था, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया। बाद में जो राजा आएगा वो चेंज भी तो कर सकता है। तो याद रखिएगा, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्यखेत बनाया है, याद रखेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि जैसे ही दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट का जो शासक बन गया और राजा बन गया, तो इसने कोई तो उपाधि लिया होगा। उस समय उपाधि का जरूरी था ना, उपाधि लिया था। तो महाराजा धीराज का उपाधि लिया, महाराजा धीराज की उपाधि लिया, परमेश्वर का उपाधि लिया, परम भट्टाकर का उपाधि लिया। ये सब उपाधि जो है धारण किया था। कौन धारण किया था? दंती दुर्ग ने धारण किया था। दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक है। दंती दुर्ग की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। मतलब राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ था साम्राज्य का? आपका मान्यखेत था। क्लियर हो गए। और याद रखना है कि दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की, अपरम भट्टाकर की उपाधि धारण की, है ना, बोलिएगा नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो है, पुंड्र वर्धन भुक्ति अवस्थित है, बताइएगा। पुंड्र, ऐसे पुंड्र बोला जाता है, याद रखिए, पुंड्र वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। कहाँ थी अवस्थित? बताइएगा। तो ये उत्तरी बंगाल में था, ठीक है, कहाँ था? उत्तरी बंगाल में। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पुंडवर्धन प्राचीन काल में, याद रखिए, पुंडवर्धन जो है प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था। समझ गए? उत्तरी बंगाल में एक क्षेत्र था, उसी को कहा जाता था। अब चलिए इसके बारे में कुछ तो खास बात होगा, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। अब पुंड्र लोग क्या है चलिए जानते हैं। तो पुंड्र एक जो है अनार्य जाति थे। कौन थे? अनार्य जाति थे। कौन? पुंड्र। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। इसके क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन का जो है
प्राप्त है। तो देखिए एक बात बता दूं, आप विक्रम संवत पढ़ते हैं, शाक संवत पढ़ते हैं, उसी तरह एक नया संवत चलवाया था, नया संवत चलाने का श्रेय जाता है लक्ष्मण सेन का। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि राजा लक्ष्मण सेन जो है, लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाए जो कि लक्ष्मण संवत के नाम से एक नया संवत को अपना चलाया। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है। आगे सुनिए, आगे बात करता है कि राजा लक्ष्मण सेन ने बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। समझ गए? तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा जो लिखा हुआ वही पूछेगा, वो तरीके से पूछेगा। कैसे? सुनिए, राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। तो ये सही बात है कि नया संवत किसने चलवाया? राजा लक्ष्मण सेन ने नया संवत चलाया, उसका नाम क्या था? लक्ष्मण संवत। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, राजा लक्ष्मण सेन का अगर समय काल पूछे कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1178 से लेके 1206 तक था। क्लियर? ये क्लियर हो गए। तो राजा लक्ष्मण सेन का शासनकाल पूछे तो 1178 से लेके 1206 बताइएगा। और चलिए जानते हैं, राजा लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक थे। कौन थे? चौथे शासक। वो बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। बंगाल का एक अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं लक्ष्मण सेन को। क्लियर हो गए? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा शब्द को तोड़ मरोड़ करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। लक्ष्मण सेन जो है बल्लाल सेन, बल्लाल बोला जाता है, याद रखिए, बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। तो लक्ष्मण सेन जो था बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी जो है गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती जिसे लक्ष्मणवती की स्थापना की। तो आपसे ये भी इस तरह से तो पूछेगा नहीं जो पढ़ लिया आप, है ना। पूछेगा कि लक्ष्मण सेन ने बंगाल की जो है राजधानी कहाँ? गौड़ है। गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी बनाया, एक और राजधानी बनाया। कौन सा राजधानी? उसका नाम है लखनौती। तो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मण सेन की एक राजधानी का नाम बताइए, लखनौती है, और लखनौती का नाम ही रखा गया है, लक्ष्मीवती रखा था। ये भी क्लियर हो गए। और इसका अगर देखा जाए, बंगाल की राजधानी जो उस समय थी वो गौड़ था, उसी के निकट एक और राजधानी बनाया था जो कि लखनौती था। क्लियर हो गए। लक्ष्मण सेन जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी था। चलिए 7वें प्रश्न की बात करूं मैं, तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बताइएगा। महान जैन विद्वान जो थे हेमचंद्र जो थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हम ऑप्शन नंबर बी, कुमार पाल के दरबार में रहते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल के शासनकाल में जो है सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। समझिए, कुमार पाल के दरबार में वो सलाहकार के रूप में काम करते थे, ये भी जान लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि जो हेमचंद्र थे वो कब से कब तक रहे थे? तो 1089 से लेके 1172 ईस्वी तक रहे थे। सुनिए, हेमचंद्र कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हेमचंद्र जो थे जैन विद्वान थे, और हेमचंद्र जो है किसके शासनकाल में रहते थे? कुमारपाल के समय रहते थे। कुमारपाल के दरबार में क्या थे? वो सलाहकार के रूप में काम करते थे। और ये हेमचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो एक नाम है जो कि काल सर्वज्ञ नाम है, इस नाम से भी जाने जाते हैं। कि हेमचंद्र जो हैं, इनका जन्म जो है गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। तो आपसे पूछेगा गुजरात के कौन से नगर में हुआ था? धुंधका नगर में। किनका जन्म हुआ था? हेमचंद्र का हुआ था। आगे बढ़ते पूछेगा कि भाई सोलंकी वंश के राजा जो थे, सोलंकी वंश के जो शासक का राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ राज जयसिंह है, उसके क्या थे? हेमचंद्र जी। तो वो धर्मोपदेशक थे। क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा की आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। समझ गए? मतलब फिर से सुनिए, हेमचंद्र जी जो थे वो जैन विद्वान थे, तो भाई ये सब बातें तो उनके मुंह पे हमेशा रहेगा। तो ये बोले कि स्वतंत्र अगर आत्मा है, आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। 8वें प्रश्न की बात करूं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बताइएगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से था। चलिए, तो देखिए, देवपाल जो है बौद्ध धर्म का महान संरक्षक है, ये हम पढ़ चुके। आप जानते हैं नालंदा से प्राप्त
एक ताम्र अभिलेख से यह पता चलता है। तो ताम्र अभिलेख से क्या पता चलता है? अब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए बताते हैं। तो ताम्र अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल जो था, जो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था, वो देवपाल है। तो देवपाल ने क्या किया कि देवपाल ने जावा और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा कि बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम मतलब 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। तो याद रखिएगा कितने ग्राम? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 5 गांव, ग्राम मतलब 5 गांव की बात हो रही है। और किसके लिए? तो बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए। किसने? तो याद रखिए जावा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा जो बनाया गया था बौद्ध विहार, उसके लिए। कौन दिया भाई? तो देवपाल दिया था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। कि प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत के लोग जावा को, ठीक है, जावा एक द्वीप है, आप जानते हैं ना, नाम सुने होंगे, स्वर्ण द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्ण कहा जाता था, स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। याद रखिएगा, कहते थे। धर्मपाल का पुत्र जो था, धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो है देवपाल, 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। 9वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न को देखिए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जयदेव जी हैं। तो अगर आपसे पूछे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो जयदेव जी हैं। अब जयदेव जी हैं तो चलिए पढ़ते हैं भाई कि कारण है, क्या बात है ना। तो सुनिए, संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव जो हैं बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। आपसे यही पूछेगा कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे जयदेव। और जयदेव क्या थे? एक महाकवि थे जो कि संस्कृत भाषा से जुड़े हुए बात करते थे। तो आपसे पूछेगा कि संस्कृत भाषा के महाकवि कौन हैं? जयदेव जी हैं, जो कि बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे? दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं लक्ष्मण सेन की, बात करते हैं, सुन लीजिए आगे। तो लक्ष्मण सेन का अगर समय काल पूछे तो याद रखिएगा 1178 से लेके 1205 तक था। याद रखिएगा 1178 से लेके 1205 तक था। क्लियर हो गए? इन्होंने, किन्होंने? जयदेव जी ने। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद की जो रचना किए जयदेव जी, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, ये भी जान लीजिए, उसी को बोला गया है। ठीक है, आगे चलिए। जो संगीत प्रधान ग्रंथ है, मतलब गीत गोविंद जो है वो संगीत प्रधान है, संगीत के रूप में है। याद रखिएगा, संगीत के रूप में वो लिखा गया एक तरह से। ठीक है, और गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव जी लिखे। ठीक है, क्लियर होगा। और जानते हैं, और जान लीजिए, इनकी अन्य रचना जो है, किनकी? जयदेव जी की। जयदेव जी की एक रचना है, जिन्हें एक और पुस्तक लिखे, वो पुस्तक का नाम बताइए। रति मंजरी है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा रति मंजरी किनका लिखा हुआ है? तो जयदेव जी का लिखा हुआ है। कि लक्ष्मण सेन के जो है राज दरबार में एक और लेखक रहते थे जिनका नाम धोई है। वो जो लेखक हैं धोई जी जो हैं वो पवन दूतम लिखे थे। ये जान लीजिए, इतना जो घुमाया ना कि लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई जी हैं, तो इतना भी तो आप कर सकते हैं कि लक्ष्मण सेन के राज दरबार में कौन रहते थे? धोई जी। धोई जी ने क्या लिखा? पवन दूतम लिखे। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में जो है चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? बताइएगा। हमीर महाकाव्य है जिसमें चौहान जो होते थे उनको बताया गया है। क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी थे। अगर बात करूं आगे तो चलिए जानते हैं आगे क्या है। तो सुनिए, हमीर महाकाव्य के रचयिता आगे जान लीजिए कौन है। तो नयन चंद्र सूरी थे। पूछेगा कि हमीर महाकाव्य के रचयिता तो जान गए आप लोग कि नयन चंद्र सूरी थे। अब महाकाव्य क्या है? तो पद रूप है। याद रखिए, पद रूप में लिखा गया है। आगे बात करते हैं। गद्य और पद होते थे जिसमें पद रूप में लिखा गया है। अगर बात करें तो ये जो हमीर महाकाव्य है, ये रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न जो भी पहलू थे, रणथंभौर साम्राज्य के जो भी जितने भी पहलू थे उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है ये हमीर महाकाव्य। अगर और चलिए और जानते हैं, हमीर महाकाव्य में चौहान जो होते थे, चौहान वंश जो होते थे, उन्हें बताया गया था सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी के वंशज थे। याद रखिए, सूर्यवंशी कहलाते थे चौहान लोग हमीर महाकाव्य में। ठीक है, आओ जानिए। चौहान जो हैं सूर्य के पुत्र, ठीक है, सूर्य के पुत्र चाहमान
के वंशज थे, ये भी जान लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि चौहान अगर नाम पड़ा है तो दिमाग में आया होगा चौहान क्यों पड़ा? तो चौहान जो नाम पड़ा वो सूर्यवंशी हो गए। सूर्यवंशी क्यों कहलाए? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तो सूर्यवंशी इसलिए कहलाए क्योंकि सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज समझते थे, ठीक है? वंशज थे, माने जाते थे, इसीलिए। क्लियर हो गए? और जानते हैं इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चहमान या चौहान रखा है। समझ गए? सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज थे, इसलिए चहमान या चौहान नाम रखा गया है। ठीक है? ये भी जान गए। और याद रखिएगा वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन हैं? तो वासुदेव जी हैं। समझ गए? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमलित नहीं है? तो सुमलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो देखिए अब्दुल रहमान का हमीर राशो जो है इनका नहीं है, ये गलत है। हाँ, क्या आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? हमीर राशो की रचना जो है सारंगदेव ने की थी। किसने? सारंगदेव ने की थी। तो आपसे पूछेगा हमीर राशो के रचनाकार कौन हैं? तो सारंगदेव हैं। ठीक है। पृथ्वी राशो की रचना चंद्रबदाय ने की, यह भी सही है। अल्हाखंड, अल्हाखंड है। अल्हाखंड की रचना कौन किए? जगनिक ने किए थे। अल्हाखंड भी बोला जाता है, अल्हाखंड भी बोला जाता है, तो गलत मत समझिएगा, ठीक है? बता देता हूँ, जगनिक बोलते हैं। जगनिक जी किए थे इसकी रचना। एवं विशल देव राशो की रचना कौन किए? तो नरपति नाल किए थे, नाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। प्रश्न है कि भोजशाला मंदिर, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है कौन है? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी भगवती सरस्वती है, भगवती सरस्वती है। आगे बात करते हैं, तो सुनिए भोज, यहाँ पे सुनिए भोजशाला जो है राजा राजभोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र है तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। क्या था? भगवती सरस्वती का मंदिर था, जिसे भगवती सरस्वती का मंदिर को ही कहा गया था अधिष्ठात्री देवी। क्लियर हो गए? तो ये क्या था? संस्कृत अध्ययन का केंद्र था, ये भी जान लीजिए, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, जिसे भोजशाला मंदिर भी बोल दीजिए या भागवती सरस्वती मंदिर बोल दीजिए, अधिष्ठात्री देवी बोल दीजिए, तो सब एक ही है, क्योंकि मां सरस्वती पे ही बनाया गया था। आगे बात करते हैं। यह मंदिर जो है, भोजशाला जो मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि भोजशाला मंदिर जो देख रहे हैं, जो भगवती सरस्वती पे बनाया गया है, भगवती सरस्वती का है, वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? धार जिले में। क्लियर हो गए? सुनिए क्या सुनना है। 1269 ईस्वी से ही मुस्लिम जो शासक थे, शासक जो थे, अलग अलग जो बना हुआ, जो अलग अलग जो समय में देखा जाए, या अलग अलग जो बना हुआ था भोजशाला मंदिर, उस पर क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। कौन करने लगा? मुस्लिम शासक करने लगा। याद रखिएगा कब से? तो 1269 ईस्वी से। याद रखिएगा अलग अलग समय में भोजशाला मंदिरों पर आक्रमण करने लगे थे मुस्लिम, ये जानते हैं, मुस्लिम शासक। आगे बात करते हैं, जिन्हें जो है हिंदू राजाओं ने जो है विफल कर दिया। मतलब मुस्लिम शासक जो है, बाहरी लोग जो आते थे, बाहरी जो होते थे, वो क्या करते थे? वो आक्रमण करते थे। आक्रमण जब करते थे तो हिंदू राजाओं ने जो है विफल कर देते थे। ठीक है, लड़ाई वड़ाई होता था, और क्या। आगे बात करते हैं, देखिए 1305 ईस्वी की बात करें। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग देवी की प्रतिमा को जो है खंडित कर दिया था। मैंने अकाडमी तो याद करवाता है भाई, तो चलिए याद करवाते हैं। तो देखिए 1305 की बात हो रही है। 1305 में तो उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी था, जानते हैं। तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भोजशाला जो मंदिर होते थे उस पर आक्रमण कर दिया। जब कर दिया, ठीक है, भोजशाला पर जो है आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण करके क्या किया भोजशाला मंदिर पर? उसमें जो बाग देवी की प्रतिमा थी उसको जो है खंडित कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। सवाल यही बनता है। तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया था। तो ये आपसे पूछता है कि भोजशाला का जो एक प्रतिमा थी बाग देवी की, उसको खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और ध्वस्त भी कर दिया था भोजशाला को। भोजशाला जो मंदिर थे उसको भोजशाला बोला जाता है। वर्तमान में भोजशाला जो है याद रखिएगा कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। 13वां प्रश्न है कि गौड़ बाहु के रचयिता कौन थे?
तो गौड़ बाहों के रचयिता अगर पूछेगा ना तो आप ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, वाक्पति। क्या करेगा? वाक्पति, वाक्पति थे। तो गौड़ बाहों के रचयिता कौन थे? वाक्पति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे सुनिए कि गौड़ बाहु कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज्य कवि वाक्पति की काल्पनिक रचना है। तो आपसे पूछेगा कि गौड़ बाहु जो देख रहे हैं ये किनकी रचना है? वाक्पति की रचना है, जो कि हम ऊपर पढ़े क्वेश्चन में। वाक्पति जो हैं राजकवि थे किसके समय में? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समय में। तो यशोवर्मन के राजकवि थे कौन? वाक्पति। वाक्पति बोल दीजिए, ठीक है, वाक्पति। और ये काल्पनिक रचना है कौन सी? गौड़ बाहु। जानते हैं वाक्पति जो हैं प्राकृतिक भाषा में लिखे थे गौड़ बाहु। ठीक है, क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा ये यशोवर्मन जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? चंदेल वंश से संबंध रखते हैं। और चंदेल वंश के सैन्य की बात करें, उनके वंश की बात करें, उनकी सफलता के बारे में बात की गई है गौड़ बाहु में। क्लियर हो गए? गौड़ बाहु। देखिए 14 प्रश्न है कि कलहन की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया हैं, जो कि कौन कौन है? जोनराज एवं श्रीवर। ठीक है, जोनराज एवं श्रीवर। अब जानते हैं इनके बारे में क्या कहानी है, मतलब क्या बात होती है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बढ़ेंगे। तो देखिए जोनराज जो हैं और प्रयाग भट्ट और श्रीवर, ठीक है। तो आपका जोनराज, प्रयाग भट्ट और श्रीवर ने जो है कलहन की जो है रजत रंगनी को आगे बढ़ाया। तो आपसे यही पूछेगा कि कलहन की जो रजत रंगनी है उस कौन आगे बढ़ाया? तो 3 व्यक्ति का नाम आता है। एक है जोनराज, एक प्रयाग भट्ट और एक श्रीवर। 3 थे, तीनों ने आगे बढ़ाए थे रजत रंगनी को। अब बात करते हैं, उन्होंने द्वितीय रजत रंगनी की रचना की, जिसमें समय काल अगर बोले तो 1149 से लेके 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जी, श्रीवर द्वारा रचित, याद रखिए, जैना रजत रंगनी। याद रखिए, श्रीवर द्वारा एक जैना रजत रंगनी हुआ था, जो कि 1459 से लेके कितना 1459 ईस्वी से लेके 1486 ईस्वी तक जो है कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलता है। अब बात करते हैं कि रजत रंगनी का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? तो याद रखिए, राजाओं की नदी, राजाओं की नदी को कहा गया है। याद रखिए, रजत रंगनी का अर्थ होता है। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार अगर देखा जाए, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, इस पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो कश्मीर का नाम जो है, कश्मीर का नाम रखा गया था कश्यपमेरु नाम था। याद रखिएगा, क्लियर हो गया। देखिए 15वां प्रश्न की बात करें तो रजत रंगनी के लेखक कलहन के समय कश्मीर का शासक कौन था? कश्मीर का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जय सिंह था। राजा जय सिंह बोला जाता था। ठीक है, तो आगे चलिए पढ़ लीजिए। तो देखिए रजत रंगनी कलहन द्वारा रचित है, ये आप जानते हैं। एक संस्कृत ग्रंथ है, तो संस्कृत ग्रंथ कौन सी है? रजत रंगनी। कौन लिखा है? तो कलहन लिखे हैं। ठीक है, और रजत रंगनी जो है कश्मीर के शासक जय सिंह के दरबार में रहते थे। तो देखिए कश्मीर के राजा थे, याद रखेंगे कि कश्मीर पर आधारित ये पुस्तक है रजत रंगनी, ये जान लीजिए। ठीक है, और कश्मीर के शासक जो थे जय सिंह थे, और जय सिंह के दरबार में रहते थे कलहन जी, ये जान लीजिए। और याद रखिए, अगर जय सिंह का समय काल पूछेगा कि कब से कब तक, तो याद रखिए 1128 से लेके 1154 तक थे। ठीक है, 1128 से लेके 1154 ईस्वी तक थे। कब लिखा गया था? तो 1147 से लेके 1149 तक, याद रखिएगा 47 से 49 तक हो गया था, तक बताया गया था। इस पुस्तक के अनुसार जो है कश्मीर का नाम जो है क्या रखा गया था? इसका रखा गया था कश्यपमेरु रखा गया था। तो कश्मीर का उस समय नाम था कश्यपमेरु। ठीक है, क्लियर हो गए। आप जानते हैं यह ऋषि कश्यप के नाम पर था। कश्मीर का नाम जो है कश्यप के नाम पे था, ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया था पमेरु। ठीक है, जो ब्राह्मण के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे कश्यप जी। क्लियर हो गए, मरीच के पुत्र। बात करें कि संस्कृत ग्रंथ भी संस्कृत में लिखा गया था, याद रखेगा। संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में जो है प्रथम महत्वपूर्ण रचना माना गया है, याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो याद रखिएगा जैनुल अबादीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है राणा कुंभ की रचना नहीं है? तो ये काला निधि जो है राणा कुंभ का नहीं है, सुधा प्रबंधन है, रसिक प्रिया है और नृत्य रत्न कोश, ये सब जो है राणा कुंभ का लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें हम जानते हैं और भी लिखे हैं, तो देखिए जानते हैं कौन कौन लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है आज तक, तो सुन लीजिए। तो आगे तो जान लीजिए कि राणा कुंभ है कौन? तो राणा कुंभ जो है मेवाड़ के नरेश है। तो मेवाड़ नरेश राणा कुंभ,
याद रखिएगा। और ये संगीत के बहुत प्रिय व्यक्ति थे, ठीक है, तो संगीत इनका प्रिय है। तो राणा कुंभ संगीत के 3 विधियों को जो है 3 विधियों में ये ज्ञानी थे। कौन कौन विधि है? तो गीत, वाद और नृत्य, ये तीनों में ये विद्वान थे राणा कुंभ, याद रखिएगा। और इनकी राणा कुंभ की जो पुत्री थी, मतलब उनकी पुत्री जो थी रामाबाई, ये भी क्या थी? संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। और संगीत शास्त्र ज्ञाता होने के कारण इनका एक उपनाम था रामाबाई का, जो कि वागीश्वरी बोला जाता था। वागीश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं रामाबाई, ठीक है, ये जान गए। और जान लीजिए राणा कुंभ ने जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो चलिए जानते हैं उस ग्रंथ का नाम। तो राणा कुंभ जो है संगीत मीमांसा, याद रखिएगा, रसिक प्रिया, याद रखिएगा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका या कामराज रतिसार और नृत्य रत्न कोश आदि ग्रंथ की रचना किए हैं। मेवाड़ जो नरेश है, मेवाड़ नरेश राणा कुंभ की मृत्यु जो है अपने ही पुत्र, मतलब राणा कुंभ के पुत्र उदास सिंह जो है कर दिए थे, मतलब उदास सिंह के हाथ हो गए थे। प्रश्न की बात करें तो जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। जेजाक, ठीक है, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे बुंदेलखंड का, ठीक है। तो जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो बुंदेलखंड का। चलिए आगे जानते हैं। तो देखिए चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाक्यपति, ठीक है, वाक्यपति के पुत्र जय शक्ति का उल्लेख आता है, ठीक है, जय शक्ति का उल्लेख आता है। तो सुनिएगा, चंदेल अभिलेख था, चंदेल अभिलेख में जो पूर्ववर्ती जो नरेश थे वाक्यपति, इन्हीं के पुत्र जो है जय शक्ति का उल्लेख मिलेगा, ठीक है, ये अब जान गए। और जानते हैं यह जो है जेजाक और जेजा नाम से भी प्रसिद्ध है, मतलब जय शक्ति जो हैं वो जेजाक और जेजा नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति नाम दिया गया है। तो यही पूछा, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड जो देख रहे हैं, बुंदेलखंड का जो नाम है जेजाक भुक्ति, जो कि प्राचीन नाम था, उसी के नाम पे पड़ा था, जय शक्ति के नाम पे ही पड़ा था, क्योंकि जय शक्ति को जेजाक और जेजा के नाम से जाने जाते थे, और वो जो क्षेत्र था वो जेजाक भुक्ति के नाम से ही जाना जाता था, जो कि वर्तमान में अभी बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, जो कि बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। और जानते हैं जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक, याद रखिएगा, प्रारंभिक शासक, शुरुआती शासक अगर बात करें तो प्रतिहार शासक के सामंत थे। तो प्रतिहार शासक के सामंत मतलब उसके समकालीन कहिए, किन्होंने? बताइएगा। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई। तो खजुराहो को राजधानी कौन बनाया? जय शक्ति ने बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया, ये तो क्लियर हो गया। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का जो है मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। चलिए 18वें प्रश्न की बात करें तो दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो तोमर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वो सही है, तोमर ने की थी। और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंश के शासक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तोमर वंश के शासक द्वारा की गई थी। तो तोमर भी लिख देते तो गलत नहीं होता। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना जो है दिहिलिका के नाम से की थी। जो तोमर वंश जो है, आज जो दिल्ली आप नाम सुन रहे हैं, जो कि तोमर वंश ने जो स्थापना किया था, पहले जो है दिल्ली को दिहिलिका के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली को अगर पूछे कि जो सबसे पहले दिल्ली जो आप अभी नाम सुन रहे हैं, पहले क्या नाम था? तो दिहिलिका नाम था, जो कि तोमर वंश ने स्थापना की थी, ठीक है। जो कि बाद में क्या है, ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था। उस समय ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था, दिहिलिका या ढिल्लिका, ठीक है, नाम से जाना जाता था। इन्होंने कौन? तोमर वंश ने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। दिल्ली से पहले राजकोट की स्थापना किए थे। इनके उपरांत 7 शहर बसाए गए थे। श्री, याद रखिएगा, दिन पनाह, याद रखेंगे, राय पिथौर, फिरोजाबाद, जहां पनाह, याद रखिएगा, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। 19वां प्रश्न को देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, संयुक्ता से विवाह किया था। चलिए आगे बात करते हैं। सुनिए, पृथ्वीराज चौहान, याद रखिए, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज
तृतीय की बात हो रही है। तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय थे, ठीक है। तो तृतीय के बारे में कुछ ज्यादा ही फेमस थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय की बात हो रही है। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया था, ये आप जानते हैं, इसी पे आधारित मूवी भी है। इसे जो है राय पिथौर भी कहा जाता है। यह जो है 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? पृथ्वीराज तृतीय ने बैठा था, मतलब चौहान वंश बैठे थे। चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान बैठा था। याद रखिएगा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा है? 1178 में बैठा था। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज राशों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रतिद्वंदी संयुक्ता जो है किसकी पुत्री थी? तो नरेश जयचंद की पुत्री थी। क्लियर हो गए? नरेश जयचंद की पुत्री थी और ये कहाँ का था? सॉरी, गहलवाड़ का था, गहलवाड़ का था, याद रखिएगा। ये प्रतिद्वंदी था पृथ्वीराज चौहान का, याद रखिएगा, पसंद नहीं करता था। 20वां प्रश्न है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में, मतलब 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गजनी का महमूद जो है वो कब्जा कर लिया था, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान 2 युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, है ना, जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 1192 ईस्वी की बात हो रही है, 1192 की बात हो रही है, ठीक है। तो 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध के मध्य जो है मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन महमूद गौरी, गोरी बोला जाता है ऐसे, महमूद गौरी भी और गोरी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शिहाबुद्दीन महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर जो है उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। तो जानते हैं ये भी पृथ्वीराज चौहान तो हारता नहीं, धोखे से हार गया था, यह बात जानते हैं कि जयचंद ने कर दिया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि तराइन 2 हुए थे, प्रथम हुए थे, द्वितीय। प्रथम जो हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी हार गया था, आप जानते हैं। और 1192 जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे बेचारे, आप जानते हैं। आगे बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में शिहाबुद्दीन महमूद गौरी, पूरा नाम है महमूद गौरी को ही पुराना बोला जाता है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी बोल सकते हैं, महमूद गौरी, समझ गए। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुआ था, इन दोनों के लड़ाई के बीच में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे द्वितीय तराइन विश्व युद्ध में, ठीक है। तो द्वितीय की तराइन के विश्व युद्ध हुआ था 1192 में, याद रखिएगा, जो कि मध्य एशिया का शासक था, ये ध्यान रखना है, जो कि उत्तर भारत को फिर पृथ्वीराज चौहान हार गए तो कब्जे में कर लिया था उत्तर भारत का, ठीक है। आगे बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध तो आप जान ही रहे हैं, 1191 में हुआ था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसके मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, समझ गए। तो ये आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, आप जान गए। तराइन के द्वितीय युद्ध ने जो है उत्तर भारत में तुर्की की सत्ता की जो है स्थापना हो गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जैसे ही जीता मोहम्मद गौरी, समझिए तुर्की का वहां पे सत्ता जम गया, क्योंकि तुर्की था वो लगभग निश्चित कर लिया कि मेरा होगा। तभी तो मोहम्मद गौरी अपने जगह पे अपना गुलाम छोड़ देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए 21वां प्रश्न है, हिंद। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डी, अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। तो चलिए जानते हैं। देखिए अरबों ने हिंद मतलब भारत को ही कहा जाता है, भारत की जनता के संदर्भ में, हिंद की जनता के संदर्भ में बोलिए या भारत की जनता के संदर्भ में, तो अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया से संबोधित किया। इन लोग की बात करें, चीनियों ने भारत को इनटू नाम से संबोधित किया, ठीक है, क्लियर हो गए। देखिए 22वां प्रश्न की बात करें, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था सबसे पहले, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि मूल्यराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 में, ठीक है, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ, मूल्यराज द्वितीय को ही भीम द्वितीय कहते हैं, आगे तो जान लीजिए, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखते हैं। तो चालुक्य के शासक मूल्यराज द्वितीय ने क्या किया कि आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया, और जो कि यहाँ पे देख रहे हैं मूल्यराज का ही नाम है भीम द्वितीय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पराजित कर दिया, मतलब मोहम्मद गौरी एक बार हार चुका।
अगर बात करते हैं संभवतः यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी, ठीक है, सबसे पहला पराजय था। अब और जानते हैं उसके बाद 1179 की बात हो रही है। 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसे पंजाब पर आक्रमण कर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। जैसे कि मान लीजिए 1178 में आक्रमण किया गुजरात पर, लेकिन वहां से भीम द्वितीय जो है चालुक्य का शासक जो था वो भगा दिया, ठीक है। फिर लेकिन भारत के पंजाब के हिस्से पर आक्रमण किया, इसमें जो है विजय प्राप्त कर लिया था, याद रखिएगा, जो कि समय काल पूछता है 1179 से 86, मतलब एक साल बाद तुरंत आक्रमण कर दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1179 की, फिर से बात करते हैं 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 में ईस्वी में याद रखिएगा सियालकोट को जीता। सियालकोट को ही पहले कहा जाता था शयालकोट, ठीक है, कोट कहा जाता था, याद रखिए। तीसरा 23 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन संबंधित थे, किससे संबंधित थे बताइएगा, तो महोबा से संबंधित है। अलाउद्दीन बहुत फेमस है, नाटक भी है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, अलाउद्दीन बुंदेलखंड में चंदेल शासक, ठीक है, परमलदेव मतलब परमादिदेव, परमलदेव को ही परमादिदेव बोला जाता है, के सेनापति दक्षराज या दशराज के पुत्र थे। क्या थे? दशराज के पुत्र थे ये, जो कि चंदेल शासक के सेनापति थे। ये आप जान गए, सेनापति के रूप में काम करते थे, उनके पुत्र थे अलाउद्दीन, ये आप जान गए। और ये याद रखिएगा परमल देव के सेनापति थे। चंदेलों की राजधानी या चंदेल की राजधानी बोले तो याद रखिएगा कहाँ थी, महोबा थी। हो गए। बैरागढ़ के युद्ध में अलाउद्दीन की जो है पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए थे। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। 1019 से लेके 29 तक थे, ये जान गए। चलिए ये जान गए। अब याद रखेंगे, एक है धंग, महाराजा धीराज धंग इन्हें बोला जाता है, याद रखिए दूसरे नंबर पे। इनका समय काल बोला जाता है 950 से लेके 1002 तक थे, ठीक है, ये जान गए। यशो बर्मन की बात करें तो यशो बर्मन बोलिए या यशो वर्मा बोलिए, ठीक है। देखिए इनका समय काल है 930 से लेके, ठीक है, 30 से लेके आपका 950 तक, ठीक है। कृति बर्मन की बात करें तो कृति वर्मा बोलिए या कृति बर्मन बोलिए, एक ही नाम है इनका। तो इनका समय काल 1060 से लेके 1100 तक था, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा, तो देखिए आगे होंगे तीसरे नंबर 930 से लेके 950 वाले होंगे, समझ गए। तो ये आपका इसमें दिखेगा। और दूसरे नंबर पर फिर आएंगे, दूसरे नंबर पे धंग जाएंगे 950 से 1000 के बाद, फिर उसके बाद पहले नंबर पे आएंगे आपका विद्याधर, जो कि इनका 1019 से लेकर 29 तक रहा। फिर लास्ट में सबसे लास्ट में कृति वर्मन आएंगे, क्योंकि 1000 क्या थे, 1060 से लेके 1100 ईस्वी तक थे। क्लियर हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। विद्याधर का देखिए, यशो बर्मन का देखिए और इनका देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। 25 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने। यहाँ पे सुन लीजिए, परमार सी है, परमार राजा भोज ने करवाया, याद रखिएगा, स्थापना करवाए थे। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। जब राजा भोज निर्माण करवाए तो इसलिए इस मंदिर को भोज का मंदिर कहा जाता है। भोज का मंदिर कहिए या नारायण का शिवाला के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आप त्रिभुवन नारायण मंदिर देख रहे हैं उसे भोज मंदिर भी कहा जाता है और नारायण का शिवाला भी कहा जाता है, मतलब दो नाम से और जाने जाते हैं, ठीक है, आप जान गए। अब बात करते हैं वर्ष 1428 की बात करते हैं, 1428 की बात करते हैं, में जो है महाराणा मोकल जिसे मेवाड़ के शासक थे, याद रखिए, ने क्या किए, इसका जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब फिर से बनवाया था। कौन बनवाया था? महाराणा मोकल बनवाए थे। और मेवाड़ के शासक थे, तो इनका समय काल अगर पूछे तो याद रखिए 1421 से लेके 1433 तक, मतलब 1421 से 1433 ईस्वी तक, समझ गए। जीर्णोद्धार मतलब फिर से बनवाए थे। चलिए 26 है, सुवर्णाद्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, बताइएगा। तो वो था आपका बालपुत्र देव। स्वर्णद्वीप
ठीक है, स्वर्णद्वीप सुमात्रा और इंडोनेशिया का याद रखिएगा, या सुमात्रा या जावा का याद रखेंगे, कि शासक वलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। तो ये तो हम बात जानते हैं कि नालंदा में जो बौद्ध विहार की स्थापना किया था, ठीक है, कौन? वालपुत्र देव करवाए थे, जो कि स्वर्णद्वीप के शासक थे, जो कि जावा और सुमात्रा के एरिया को कहा जाता है। आगे बात करें, उसके रख रखाव के लिए क्या हुआ कि जो भारत के शासक थे देवपाल, उनसे 5 गांवों को दान में मांगा था, मतलब 5 को मांगा था, प्रार्थना किया था। समझ गए? क्लियर हो गया। और बात करते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था? बताइएगा, जनता द्वारा चुना गया था, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें जो चुना गया था, गोपाल को चुना गया था जनता द्वारा, याद रखिएगा। और एक है आपका नंदी वर्मन पल्लव मल को भी चुना गया था जनता के द्वारा, याद रखिए। राजाओं को जनता के द्वारा चुना गया था, यही दोनों को याद रखिएगा, जनता चुनी थी, जो कि आपका यहाँ पे देखिए 2 और 4 होंगे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं, तो देखिए जान लेते हैं पाल वंश की स्थापना कौन किया? गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे, राज्य के पहले सम्राट भी बना था, ये जान लीजिए। पहले सम्राट मतलब संस्थापक यही था, गोपाल ही था। आगे बात करते हैं, इन्हें क्षेत्रीय सरदारों में या क्षेत्रीय सरदारों की बात करते हैं, तो इन्हें क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया था। किन्हें? गोपाल को चुना गया था, याद रखिएगा। उनके शासनकाल में जो है कन्नौज और उत्तर भारत पर जो है नियंत्रण के लिए पालू, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, तो उस समय की बात करें जब पाल वंश थे, उस समय 2 और थे, प्रतिहार थे, याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, याद रखिए। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच के जो द्वंद्व है, संघर्ष है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं, कांची के पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में जो है उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी बनने की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि कांची के जो पल्लव शासक थे, जिनका नाम है परमेश्वर वर्मन द्वितीय, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? पल्लव राज्य के उत्तराधिकारी बनने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब क्या वो उत्पन्न जब हो गया समस्या, तो आगे देखते हैं, तो कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार जो है नंदी वर्मन द्वितीय को राजा चुना। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय ने को राजा चुन लिया था, समझ, जिसे जो हिरण्य वर्मा का पुत्र था। तो नंदी वर्मन किसका पुत्र था? हिरण्य वर्मा का पुत्र था। क्लियर हो गया? ये जनता द्वारा चुने गए थे। 28वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है उपरोक्त युग्मों में कितने सही सम्मिलित है, बताइएगा। तो देखिए नानुक, चंदेल, एक नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार से संबंधित हैं, तो ये भी सही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपका केवल दो सही है, आप जान लीजिए। ठीक है, अब 2 सही है और अच्छे से जान लेते कौन कौन सही है, तो सुनिए। देखिए नानुक बोला जाता है, नानुक चंदेल वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नागभट्ट द्वितीय जो है गुज्जर प्रतिहार का शासक था, याद रखना है, गुज्जर प्रतिहार का शासक था। तो ये दोनों सही है। नानुक का समय 831 से लेकर 845 है। आगे बात करते हैं, जय शक्ति की बात करें, जिसे जेजा, और विजय शक्ति जिसे बीजा वक्कपति के पुत्र थे। इनकी चर्चा हम आप सुनिए। महोबा शिलालेख में उल्लेख है कि चंदेल क्षेत्र का नाम जय शक्ति के नाम पर जो है जेजाक भुक्ति रखा गया। राजा भोज परमार वंश का से संबंध रखते हैं। तो भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे, आप जानते हैं। तो राजा भोज। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।